नागरिक शास्त्र में हमारा आज का टॉपिक है भारत का संविधान। प्रत्येक देश का एक संविधान होता है। भारत का भी एक संविधान है। भारत का संविधान के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि संविधान क्या है। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। उन सभी नियमों को सम्मिलित रूप से संविधान कहते हैं। संविधान 4 प्रकार का हो सकता है: लिखित या अलिखित संविधान। या तो किसी देश का संविधान लिखित होता है या वो अलिखित हो सकता है, यानी कि लिखित रूप में वो नहीं होता बल्कि अलिखित होता है। दूसरे होता है विकसित या निर्मित संविधान। या तो किसी देश का संविधान का विकास हुआ हो स्वतः ही, या फिर उसका किसी ने निर्माण किया हो। तो जिस संविधान का विकास स्वतः ही वहाँ की परंपराओं रीति रिवाजों के माध्यम से होता है तो उसको विकसित संविधान कहते हैं। जैसे इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान है। और जिस देश के संविधान का किसी संस्था या व्यक्ति ने निर्माण किया हो उसको निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान निर्मित है। तीसरा, कोई संविधान कठोर हो सकता है या कोई संविधान लचीला हो सकता है। कठोर संविधान वह होता है जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि बड़ी मुश्किल से परिवर्तित होता है वो संविधान। या फिर कोई संविधान लचीला हो सकता है। लचीला मतलब उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। यद्यपि उसकी एक व्यवस्था होती है, उसके अनुसार ही उसमें संशोधन हो सकता है संविधान में, लेकिन वो परिवर्तन आसानी से हो सकता है। चौथा होता है संघात्मक या एकात्मक संविधान। किसी देश का संविधान या तो संघात्मक हो सकता है या एकात्मक हो सकता है। संघात्मक संविधान वो होता है जहां पर शक्तियों का विभाजन किया गया हो, अर्थात शासन की समस्त शक्तियां राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में विभाजित रहती हैं। एकात्मक संविधान वह होता है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां केवल एक ही सरकार में निहित होती हैं। एक ही सरकार अर्थात केंद्र सरकार में, वहां राज्य सरकारों का अस्तित्व नहीं होता। तो इन चारों में से जो भारतीय संविधान है उसके आधार पर यदि देखा जाए तो उसकी विशेषताएं निम्नलिखित निकल करके आती हैं। जैसे लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित है। कुछ देशों का संविधान अलिखित हो सकता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो अलिखित संविधान जो है, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। यद्यपि उसको भी अब उसका काफी हिस्सा लिखा जा चुका है, लेकिन प्रारंभ में वो अलिखित था। भारत का संविधान निर्मित है, उसका निर्माण किया गया है। निर्माण किसने किया है ये अभी आगे बताएंगे। किसी देश का संविधान विकसित हो सकता है, जैसे कि इंग्लैंड का संविधान विकसित है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, उसका स्वतः ही निर्माण हुआ है, विकास हुआ है। तीसरी विशेषता, भारत का संविधान जैसे कि पहले बताया गया, संविधान या तो कठोर हो सकता है या लचीला हो सकता है। लेकिन भारत का संविधान कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण है। मिश्रण कैसे है? क्योंकि इसके कुछ अंश में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसलिए वो लचीला है। और उसका कुछ अंश ऐसा है कि उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो कठोर है। तो यानी कि वो कुछ कठोर है और कुछ लचीला है, अर्थात वो कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण है। ऐसे ही चौथी विशेषता कि भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। संविधान या तो संघात्मक होता है या एकात्मक होता है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि उसकी कुछ चीजें संघात्मक हैं और उसकी कुछ चीजें एकात्मक हैं। यानी कि कुछ चीजें तो सीधे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में
हैं उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसलिए वो एकात्मक हो जाता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, तो इसलिए वो उस स्थान पर संघात्मक हो जाता है। अब ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हुई, इसके अलावा और विशेषताएं भी हैं, जैसे कि भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व के किसी भी दूसरे देश का संविधान इतना विशाल नहीं है जितना भारत का संविधान है। बाकी ये 4 विशेषताएं जो बताई गई हैं, इसके अलावा और विशेषताएं हैं, जैसे भारत में के संविधान में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी हम केवल भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। कुछ देशों के संविधान में यह व्यवस्था की जाती है, जैसे अमेरिका का संविधान है, तो वहां पर कोई व्यक्ति वाशिंगटन राज्य का नागरिक भी होता है और वो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक भी होता है, तो वहां दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की जाती है। लेकिन भारत में केवल इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार भारत में एक राष्ट्रभाषा हिंदी को यह दर्जा प्रदान किया गया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका का निर्णय जो है वो सभी व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारों को मान्य होता है और वो निर्णय सभी पर बाध्यकारी होता है। अब भारतीय संविधान का निर्माण, इतना बड़ा संविधान, इसका निर्माण किसने किया, किस प्रकार से किया गया, तो इसका जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा किया गया। आमतौर पर यह प्रचलित है कि भारत के संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है, तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये पूरा सत्य नहीं है। हाँ, वो उसका एक अंग जरूर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माण में उनका योगदान रहा है, तो वो संविधान सभा का अंग थे, लेकिन वो अकेले उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया ऐसा नहीं है। फिर किसने किया? संविधान सभा ने। संविधान सभा क्या थी? 1946 में जब भारत में अंग्रेजों का ही शासन था और भारत स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर था, तो ऐसे में अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, और ऐसे में उन्होंने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना पेश की, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना था। इसके द्वारा जो उस समय के भारत अंग्रेजी राज्य थे भारत के, तो उनकी जो संविधान सभाएं थी उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा आदि राजनीतिक दलों ने भाग लिया। तो इसमें कुल 389 सदस्य चुने गए। बाद में क्योंकि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, तो वहाँ की जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे संविधान सभा में, तो वो पाकिस्तान के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा से अलग हो गए। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग के सदस्यों के अलग होने के बाद भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या जो बची वो 299 बची। तो इस प्रकार इन 299 सदस्यों ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो सबसे पहले ये इतने सदस्य जो थे 299, तो इनको मिलकर के काम करना था, तो उसके लिए जरूरी था कि उसके लिए वो अपने एक अध्यक्ष का चुनाव करते। तो जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि आयु में उस समय सबसे अधिक थे, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनकी अध्यक्षता में फिर संविधान सभा ने के सदस्यों ने अपना एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद इसमें कई सारी समितियां बनाई गई। तो उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष का जो कार्यभार है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसमें और भी समितियां थी, जैसे मूल अधिकार समिति, झंडा समिति। ये समितियां क्यों बनाई गई? क्योंकि संविधान सभा के ये जो सदस्य थे, इन्होंने अलग अलग इनकी समितियां इसलिए बनाई गई जिससे संविधान के निर्माण का कार्य जल्द किया जा सके। तो ये सब ने अपने अपने जो उनको कार्य दिया गया कि भाई मूल अधिकार कितने हों संविधान में, और झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज का क्या स्वरूप हो, और उसको उसमें कितने रंग हों, उसकी सारी जो कार्य है वो झंडा समिति ने किया। ऐसे ही प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। मूल अधिकार समिति ने मूल अधिकारियों की संख्या और किस प्रकार के हों वो निर्धारित किया। इसके बाद संविधान के निर्माण में उस समय कितना समय लगा? इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, क्योंकि ये कोई छोटा कार्य तो था नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में लगभग सभी विषय सभी क्षेत्र संविधान विशेषज्ञों ने सम्मिलित किए, तो इसलिए इसमें इतना समय लगभग 3 वर्ष का यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और इसमें उस समय लगभग 64 लाख रुपए का अनुमानित खर्च भी हुआ। 64 लाख रुपए ये। अब भारतीय संविधान, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान कैसे? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद जब ये संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे। अब वैसे अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जो संविधान में हम देखेंगे तो अनुच्छेद 395 ही हैं। अब फिर बढ़ कैसे गए? जैसे कि 395 के 262 के 262 खे, तो इस प्रकार से अनुच्छेद आगे जो उसमें जो चीजें बढ़ाई गई, तो 396वां अनुच्छेद नहीं बनाया गया, बल्कि जो पहले से अनुच्छेद थे, तो जिस अनुच्छेद से संबंधित जिस विषय से संबंधित कोई बात आगे बढ़ाई गई तो उसमें वो खंड कै और खे बना करके उसमें बढ़ा दी गई। इसी प्रकार से 12 अनुसूचियां हैं। अब भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान को कुछ देशों के संविधानों की सहायता से तैयार किया गया है। भारतीय संविधान सभा के जो वैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव, तो उन्होंने दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें देखा कि दूसरे संविधानों में हमारे देश की व्यवस्था के लिए कोई महत्वपूर्ण बात हो सकती है क्या। तो उन्होंने दूसरे संविधानों का अध्ययन करके जो हमारे लिए उपयोगी चीजें थी वो वहां से ग्रहण की। जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार जो हमारे हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इंग्लैंड का संविधान जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। 2 प्रकार की शासन प्रणालियां हो सकती हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक तो संसदीय शासन प्रणाली होती है और दूसरे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। तो अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रमुख है, वहां राष्ट्रपति के हाथों में ज्यादा शक्तियां हैं। तो वो व्यवस्था हमने नहीं ली है, बल्कि हमने इंग्लैंड के जो संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी कि संसद सर्वोच्च होती है जहाँ, तो वो व्यवस्था हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली जो लागू की गई है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो वहां से ली है। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत, आगे आप दूसरे अध्यायों में पढ़ेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संविधान की जो सूचियां हैं, अभी जैसे बताया गया था कि भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, तो संघात्मक इसलिए कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? एक संविधान विशेषज्ञ ने वो 3 सूचियों का निर्माण वहां कर दिया, केंद्रीय सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची में जो विषय लिखे हुए हैं संघ सूची में, उनके ऊपर केंद्र सरकार का यानी भारत सरकार उनके ऊपर कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय लिखे गए हैं वो कार्य क्षेत्र राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य सूची में जो विषय लिखे गए हैं उनके ऊपर
राज्य सरकार कानून बना सकती है। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय लिखे गए हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन यदि केंद्र सरकार भी कोई अलग कानून बना देती है और राज्य सरकार उसके विपरीत कोई कानून का निर्माण करती है तो उसमें केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून वो प्रभावी रहता है। ऐसे ही जर्मनी का संविधान, जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन शक्तियां ली हैं। यदि देश के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो उस परिस्थिति में भारतीय संविधान का किस प्रकार से कार्य करेगा, राष्ट्रपति के हाथों में शक्तियां चली जाती हैं, तो ये चीज हमने जर्मनी के संविधान से ली है। जापान का संविधान, जापान के संविधान से हमने एकात्मक तत्व लिए हैं। भारत के संविधान में संघात्मक तत्व भी हैं और एकात्मक तत्व भी हैं, तो जो एकात्मक व्यवस्था है वो हमने जापान के संविधान से ग्रहण की है। कनाडा का संविधान जो है वहां से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है। जो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था जैसे कि अमेरिका भी संघात्मक राज्य है, कनाडा भी संघात्मक राज्य है, तो हमने अमेरिका से संघात्मक व्यवस्था नहीं ली है। हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान के अनुसार है। तो इस प्रकार ये भारतीय संविधान के स्रोत हैं। इसके अलावा जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो 1935 का अधिनियम है, जिसमें से लगभग 200 अनुच्छेद वो जो के तुम या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वो ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो 1935 का अधिनियम है और उसके बाद दूसरे देशों के संविधानों से थोड़ी थोड़ी चीजें ली गई हैं। अब ये जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, दूसरे देशों के संविधानों से हमने बहुत सारी चीजों को ग्रहण किया है। इसके आधार पर भारतीय संविधान की आलोचना हुई है। क्या आलोचना हुई है? कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये भारतीय संविधान जो है ये वास्तव में संविधान नहीं है, बल्कि ये क्या है कि ये तो खिचड़ी है। जैसे खिचड़ी होती है ना, तो उसमें चावल भी, दाल भी, आलू भी और अपनी सुविधा अनुसार आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये वास्तव में संविधान नहीं है, बल्कि ये तो खिचड़ी है। भाई इन्होंने इंग्लैंड से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, कनाडा से भी, जापान से भी, जर्मनी से, सब देशों से थोड़ी थोड़ी चीजें ली गई, तो ये संविधान कहाँ रहा, ये तो खिचड़ी हो गई। दूसरा कहा है कि भाई ये वास्तव में संविधान नहीं है। फिर ये क्या है कि ये तो उधार का थैला है, कि भाई एक थैला ले लिया और उसमें से जिससे जो भी हम ले सकते थे उससे हमने वो चीज उधार लेकर के और अपने थैले में डाल दी, तो ये तो उधार का थैला है भारतीय संविधान। किसी ने कहा है कि ये तो कैंची और गोंद का खिलवाड़ है, कैंची और गोंद का खिलवाड़, यानी कि जो अच्छी चीज, जैसे छोटे बच्चे पहले कार्टून लगा लेते थे कि भाई जो अच्छा कार्टून लगा उसको काटा और अपनी नोटबुक में चिपका लिया, कि भाई ये तो इन्होंने ऐसा कर रखा, कैंची और गोंद का खेल है, ये वास्तव में संविधान नहीं। किसी ने कहा कि ये तो जादूगर का पिटारा है, कि भाई जैसे जादूगर वो पिटारा खोलता है उसमें से पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल लेता है, तो उसी प्रकार से ये वास्तव में जब संविधान को खोल करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो अमेरिका का है, ये इंग्लैंड का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये जर्मनी का है, तो ये तो जादूगर का पिटारा है। इसी प्रकार किसी ने कहा है कि ये तो इन्होंने ऐसे बना रखा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, यानी कि जो चीज अच्छी लगी वो वहीं से ले ली, और इस प्रकार से जैसे वो भानुमति का कुंभा हुआ, आपने मुहावरा पढ़ा होगा, तो ये तो वो चीज है। अब ये सारी आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो क्या ये आलोचनाएं सही हैं? एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक लगती हैं, लेकिन यदि इनको दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये संविधान ही है। अब सही कैसे है? क्योंकि हमने दूसरे देश के संविधान से केवल वही चीज ली है जो हमारे लिए उपयुक्त थी, जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता थी, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए कि कहीं पे सर्दी है और हमें स्वेटर का, जर्किन की जानकारी नहीं है कि भाई इससे सर्दी से जो है सुरक्षा करती है, और हमने उस चीज को अपना लिया, तो मैं समझता हूँ कि वो तो अच्छी बात है, कि उसमें तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, यदि हमने ये किया होता कि भाई हमारे यहाँ सर्दी तो होती नहीं, गर्मियों का मौसम ही होता है पूरा साल, और दूसरे लोगों की देखा देखी हमने स्वेटर और जर्सी जो है वो पहनना शुरू कर दिया, तब तो फिर वो गलत थी।
और ये आलोचना भी सही थी, हम मजाक के पात्र भी बनते कि भाई हमें उसकी आवश्यकता थी नहीं, और दूसरों की देखा देखी हमने बिना वजह उसको जो है ग्रहण कर लिया। तो ये वास्तव में ये आलोचना सही नहीं है। भारतीय संविधान अपने आप में पूर्ण है, और वो जो चीजें सही हमें ग्रहण करनी चाहिए हमने वही चीजें ग्रहण की हुई है। तो इस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ, और इसका जो निर्माण हुआ वो 26 नवंबर 1949 को जो है इसका निर्माण पूरा हो गया था, और फिर ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। जब ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, फिर 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया, उस दिन क्यों नहीं कर दिया गया? इसका भी एक कारण है, क्योंकि 26 जनवरी का भी हमारे लिए विशेष महत्व था, क्योंकि 1929 में जो हमारा उस समय का राष्ट्रीय दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसने 26 जनवरी 1929 को पहली बार जो है अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का अपने लक्ष्य को निर्धारित किया था। और उस दिन से लेकर के 1929 से लेकर के 1947 तक हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। तो उस दिन को हम भूल ना जाएं, उस दिन का महत्व हमारे देशवासियों में, भारतीयों में बना रहे। तो इसलिए हमारा क्योंकि स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा स्वतंत्रता दिवस तो वो हो गया। तो इसलिए 26 जनवरी को उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए, और उसको भी हम प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में याद करते रहें, तो इसलिए हमने अपना संविधान, हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय संविधान को लागू करने का जो है वो 26 जनवरी का दिन निर्धारित किया। तो इसलिए हमारा संविधान ये लगभग 2 महीने देर से लागू